फ्रॉम। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर स्टार्ट किया था। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन दो टाइप की है, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। हमने क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट किया था। क्रॉस प्रोडक्ट में हमने कुछ प्रॉपर्टीज की थी क्रॉस प्रोडक्ट की, और हम इस एग्जाम्पल पे थे, कंपोनेंट वाले एग्जाम्पल पे थे, राइट। एक बार फिर से यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर, ये कोई भी वेक्टर मान लो ए वेक्टर है, अलोंग दिस वेक्टर, दूसरे वेक्टर के ऊपर कंपोनेंट निकालना है, ये मेरा क्वेश्चन है, राइट। तो मान लेते हैं कि ये जो वेक्टर है ये ए वेक्टर है, ये जो वेक्टर है ये बी वेक्टर है, और मुझे कंपोनेंट निकालना है, ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर। और मैंने आपको कंपोनेंट निकालना सिखाया था क्या, कि आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, अगर ये वैल्यू ए है तो ये कंपोनेंट क्या निकल के आएगा, ए कॉस थीटा, और मेरा आंसर क्या लिखा जाएगा, ए कॉस थीटा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। और मैंने आपको बताया था कि अगर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होता तो आई कैप, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस होता तो जे कैप, अलोंग डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस होता तो के कैप, अलोंग डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर है तो बी कैप। तो मेरा आंसर क्या होगा, ए कॉस थीटा इंटू कितना, बी कैप। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? अब ए कॉस थीटा और बी कैप में दो अलग अलग टर्म्स हैं, इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है। ए कॉस थीटा के लिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ए बी कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ। ए वेक्टर में ये वैल्यू पुट करो, ए वेक्टर की आई कैप 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, एंड बी वेक्टर में ये वैल्यू पुट करो डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में बी वेक्टर का मॉड, यानी कि वैल्यू मैग्नीट्यूड। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहां से न्यूमिनेटर में अगर सॉल्व किया जाए ए कॉस थीटा में, तो डॉट प्रोडक्ट में आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ, तो ये टर्म आएगी। इसको सॉल्व करके रूट 11, ये आंसर आ गया। ऐसी अगर बी कैप निकालना है तो बी वेक्टर लिखो, बी कैप क्या होगा, बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी वेक्टर लिखो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिखो, तो इसको सॉल्व करोगे रूट 11। तो बी कैप को बी कैप की जगह, ए कॉस थीटा को ए कॉस थीटा की जगह, रूट 11 मल्टीप्लाई करके 11 आंसर। ये स्टेप सबको क्लियर है? इसके बेस पे आप प्लीज इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, आंसर देखो क्या आएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने चेक करो जरा क्या क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आएगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्या करना है, कंपोनेंट निकालना है किसका, 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप का, और लेट अस सपोज दिस वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर। इसका कंपोनेंट मुझे बी वेक्टर पे निकालना है, और बी वेक्टर की वैल्यू इज व्हाट, 5 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक, तो हम क्या इमेजिन करते हैं, लेट अस सपोज दिस एंगल इज व्हाट, थीटा। ठीक, कंपोनेंट निकालने का तरीका क्या था, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ये रहा, और ये कंपोनेंट क्या आएगा, ए कॉस थीटा। तो मेरा फाइनल आंसर होगा ए कॉस थीटा अलोंग बी वेक्टर, यानी कि बी कैप। या तो क्लियर है? अब मैं आपको किसकी वैल्यू ढूंढ के दिखाऊंगा, ए कॉस थीटा की और बी कैप की अलग अलग। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अब मैं आपको ए कॉस थीटा की वैल्यू ढूंढ के दिखाता हूं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो मुझे क्या चाहिए, ए कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय व्हाट, बी। क्लियर है यहां तक? ठीक है यहां तक? क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर ए कॉस थीटा इज, ए वेक्टर की वैल्यू बोलो 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डॉट, बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है,
5i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप डिवाइडेड बाय b का मैग्नीट्यूड क्या है, b का मैग्नीट्यूड 5 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक, तो यहां से वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, i को i के साथ यानी कि 15, j को j के साथ -1, k को k के साथ -1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26 प्लस 1 27। ये स्टेप क्लियर है। तो सॉल्व करके क्या आएगा, 13 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 27। कोई डाउट इसमें, एक और सीटा आ गया, आधा आंसर आ गया। अब मुझे क्या निकालना है साथ में, बी कैप। बी कैप क्या होता है, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड 5i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड बोलो 5 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर एंड माइनस 1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आएगा 5i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 27। बी कैप भी आ गया। अब मुझे मेरे आंसर में क्या ढूंढना है, मेरे को ढूंढना है a cos थीटा इंटू कितना, बी कैप। a cos थीटा की वैल्यू बोलो कितनी आई है, 13 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 27। और b कैप किसके इक्वल आया है, b कैप है 5i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 27। तो यानी कि 13 डिवाइडेड बाय 27 इंटू 5i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, आंसर ये आंसर है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि वेक्टर चेंज होते जाएंगे लेकिन मेथड रिमेन्स सेम। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये cos थीटा आ गया। ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर, बी वेक्टर की जगह बी वेक्टर, बी का मैग्नीट्यूड आई, डॉट प्रोडक्ट भूल गए, 3 इंटू 5 15 माइनस 1 इंटू 1, के को के के साथ डॉट प्रोडक्ट आ गया। ठीक है यहां तक। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन कैसे करना है आपको। हाँ जी ठीक है यहाँ तक। सो अब नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें डिस्कस करने वाला, नेक्स्ट पॉइंट में क्योंकि हम डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज कर रहे हैं और डॉट प्रोडक्ट की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें यह बताया गया है कि अगर हम वर्क डन निकाल लें, वर्क डन हमने जो अभी तक सीखा दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हम वेक्टर की बात नहीं करते थे, लेकिन अब ध्यान से देखो फोर्स इज अ वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ वेक्टर। और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर वर्क डन का आएगा। अब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं, या तो बीच में डॉट लगेगा या बीच में क्रॉस लगेगा। अब डिसाइड ये करते हैं कि जो आंसर आएगा
वो वेक्टर आएगा या स्केलर आएगा। तो जो वर्क डन होता है वो याद रखना वो क्या होता है, स्केलर। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। जैसे अगर वर्क डन 12 जूल का है या एनर्जी मैंने सपोज एनर्जी स्टोर की 12 जूल, तो डायरेक्शन नहीं होती, एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो जिनके यूनिट्स जूल होते हैं वो टर्म, जितनी भी टर्म्स हैं वो सब स्केलर होती है, चाहे वो एनर्जी है, चाहे वर्क डन है, चाहे कुछ भी है। तो वर्क डन भी स्केलर है, एनर्जी भी स्केलर होती है। तो वर्क डन अगर स्केलर है तो पक्की बात है ये दोनों वेक्टर है, तो प्रोडक्ट कौन सा यूज करेंगे, डॉट प्रोडक्ट। तो एफ वेक्टर डॉट क्या लगेगा, एस वेक्टर। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। तो वर्क डन की कैलकुलेशन जब भी होगी आप क्रॉस के साथ नहीं करेंगे, आप हमेशा डॉट के साथ करेंगे। फिर कोई स्टूडेंट बोला कि ये चीज हमें पहले नहीं सिखाई कभी भी, हमने जितने भी क्वेश्चन वर्क डन के किए उन क्वेश्चंस के अंदर हमने तो सिर्फ यही देखा कि वर्क डन इज एफ इंटू एस, बस बात खत्म। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है। वो इसलिए क्योंकि वर्क डन का वैसे तो फॉर्मूला होता है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, या फिर एफ इंटू एस इंटू एंगल बिटवीन एफ एंड एस इज सपोज थीटा। जैसे एक ब्लॉक है और आप इसको एफ फोर्स लगा रहे हो और इसकी डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रही है, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। तो एक्चुअल में तो वर्क डन का फॉर्मूला ये बनता है अगर ओपन किया जाए। हमने जितने भी क्वेश्चन 9, 10th में या उससे पहले किए होंगे उसके अंदर अगर इस डायरेक्शन में फोर्स है तो इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। अगर आपने यहां फोर्स लगाई तो डिस्प्लेसमेंट भी आपको यही मिलेगी। इसका मतलब जितने भी क्वेश्चन आपने अभी तक किए, एंगल बिटवीन एफ एंड एस क्या रहेगा, 0। ठीक, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में आपने अभी तक एंगल 0 ही लिया। इसीलिए आपका वर्क डन का फॉर्मूला आज तक जो आपने यूज किया वो क्या यूज किया, एफ एस कॉस ऑफ 0, यानी कि सिर्फ एफ इंटू एस। तो इसीलिए 9, 10th के अंदर कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि किसी बॉडी पे फोर्स लगी यहां, मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड है मान लो 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 4 मीटर, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। क्योंकि अगर ये एंगल पे फोर्स लगेगी तो वर्क डन की वैल्यू पता है क्या आएगी इसमें, एफ इंटू एस इंटू कॉस ऑफ एंगल कितना, 60। इसका मतलब अभी तक जो हमने काम किया उसमें एंगल क्या लिया, हमेशा हमने 0। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें। तो लेकिन अब हमारे पास जो हम वर्क डन करेंगे उसमें जरूरी नहीं कि एंगल हमेशा 0 आएगा, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ जाए हमें क्या, हम यहां पर थीटा पुट कर देंगे। क्लियर है यहां तक। तो वैसे समझ में आ गया कि वर्क डन जो होता है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर होता है। बाकी वर्क डन के चैप्टर में देखेंगे इसको कैसे करना है, पर अभी के लिए आपको न्यूमेरिकल आएगा कि मान लो फोर्स वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आपको फोर्स वेक्टर फॉर्म में गिवन है, आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में गिवन है, और आपसे पूछ रहा है कि वर्क डन निकालो, तो वर्क डन क्या होगा, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। एफ की जगह एफ वेक्टर की जगह ये रहा, डॉट एस वेक्टर की जगह गिवन है। अब आप क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट लोगे। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, आई का कोफिशिएंट आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, जे का जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, के का के साथ तो 10, आंसर क्या आएगा 10 जूल। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। अगर आई कैप जे कैप के कैप गिवन है ना तो इसे ओपन करने की जरूरत नहीं है, फिर आपको वेक्टर फॉर्म में गिवन है, वेक्टर फॉर्म में पुट करो। अगर f की वैल्यू गिवन है 10 न्यूटन, f की वैल्यू गिवन है 4 मीटर, फिर इसे ओपन करके ऐसे करो। दो तरीके होते हैं क्वेश्चन पूछने के, मैं आपको f की वैल्यू दे दूं, s की वैल्यू दे दूं और थीटा दे दूं, फिर तो एफ एस कॉस थीटा आंसर। जैसे ये मैंने क्वेश्चन बनाया था, इसमें फोर्स है 10, डिस्प्लेसमेंट है 4, एंगल है 60, इतने जूल आंसर आ गया। पर मैंने आपको इसमें क्वेश्चन क्या दिया, एफ ऑलरेडी वेक्टर फॉर्म में दिया, आई जे के में दिया, एस भी वेक्टर फॉर्म में दिया। आप कुछ नहीं करो इसमें, इसे ओपन ना करो, एफ वेक्टर की जगह एफ वेक्टर, एस वेक्टर की जगह एस वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट लो, सीधा आंसर आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। तो डॉट प्रोडक्ट ले लोगे, तो मतलब मैं ये बताना चाहता हूं इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट। कल को अगर आपको वर्क डन निकालना है तो एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर से आप अपना वर्क डन निकाल सकते हैं। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम, अगर मैं किसी बॉडी को डिस्प्लेस करता हूं, और मैं बॉडी को कहां से कहां डिस्प्लेस करता हूं, इफ अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजीशन 2, 1, 3, इस पोजीशन से हिला के बॉडी को इस पोजीशन पे ले आता हूं 1, 2, 3, एंड बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ एफ वेक्टर गिवन है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब वर्क डन के लिए मुझे ये समझ में आता है कि मेरी बॉडी यहां से यहां गई,
तो एस वेक्टर क्या बोलेंगे, एस वेक्टर को इट इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इट्स अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पर मेरे को क्या गिवन है, इनकी पोजीशंस। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर मेरे को ये कोऑर्डिनेट गिवन है तो मैं इसका पोजीशन वेक्टर बना लूंगा आर ए वेक्टर। कैसे, 2i कैप प्लस 1j कैप प्लस 3k कैप। और वैसे ही इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, 1i कैप 2j कैप प्लस 3k कैप। आर ए वेक्टर आर बी वेक्टर आ गया, पुट आउट इसमें, ठीक। अब मेरे को क्या चाहिए, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। और रियलिटी में बॉडी कहां से कहां गई, ए से लेके बी तक गई, तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ढूंढना होगा एस वेक्टर। तो एक काम करते हैं, ये ट्राइंगल देख रहे हो, इस ट्राइंगल में ये एक आर ए वेक्टर है, ये कॉन्टिन्यूस एक और साइड है, ठीक, कॉन्टिन्यूस साइड, और ये इसकी क्लोजिंग साइड है। और ट्राइंगल के अंदर जो क्लोजिंग साइड होता है वो रिजल्टेंट होता है। तो इस ट्राइंगल में आर बी वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ आर ए वेक्टर एंड एस वेक्टर। तो आर बी वेक्टर इज इक्वल टू आर ए वेक्टर प्लस एस वेक्टर। तो रूल समझ में आया ट्राइंगल लॉ से। और यहां से एस वेक्टर क्या आएगा, आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। ये भी स्टेप क्लियर है यहां तक। आर बी वेक्टर हमने निकाल लिया, आर ए वेक्टर हमने निकाल लिया, आर बी वेक्टर की जगह आर बी वेक्टर, आर ए वेक्टर की जगह आर ए वेक्टर, दोनों को माइनस करें तो क्या आएगा, एस वेक्टर। तो इसे ओपन करेंगे, आई वाली टर्म में से आई वाली टर्म माइनस, जे वाली टर्म में से जे वाली टर्म माइनस, और के वाली टर्म में से के वाली टर्म माइनस करेंगे तो आंसर ये बच गया। तो ये क्या आ गया, एस वेक्टर। और हमने क्या निकालना है, वर्क डन। और हमें पता है कि जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो ये आपके पास एफ वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, गिवन है क्वेश्चन में। ये आपके पास एस वेक्टर है, आप एफ डॉट एस करेंगे तो वर्क डन आएगा। डॉट प्रोडक्ट लें, आई वाली टर्म का कोफिशिएंट आई के साथ -1, जे जे के साथ -1, के के साथ 0। आंसर क्या आएगा, -2 जूल। मेथड समझ में आया आपको कैसे करना है। तो अगर दो पोजीशंस गिवन है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा, फिर वर्क डन आएगा। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक क्या? देखो, क्वेश्चन है कि एक बॉडी को डिस्प्लेस किया जा रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये आर ए वेक्टर है, ये आर बी वेक्टर है। तो मैंने ट्राइंगल लॉ लगाया, आर बी वेक्टर इज आर ए वेक्टर प्लस एस वेक्टर, एस वेक्टर निकाल लिया आर बी में सारे करके। फोर्स वेक्टर मुझे गिवन है, एस वेक्टर मैंने निकाल लिया, डॉट प्रोडक्ट ले लो आंसर। नेक्स्ट है, अगर आपको इंस्टेंटेनियस पावर निकालने को आ जाए तो भी डॉट प्रोडक्ट काम आएगा। अब ये इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है मैं आपको बताता हूं, ये होती क्या है। अब जो पावर होती है, ये मुझे मालूम है कि वर्क डन जो P पावर है दैट इज वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, इसी को बोलते हैं पावर। वर्क डन मेरे को समझ में आता है क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये रहा डॉट प्रोडक्ट अपॉन टाइम, कर सकते हैं। वर्क डन इज एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, अभी हमने किया। या पावर इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, और टाइम के डिवीजन को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी वेक्टर। तो यहां पर अच्छा, अगर मैग्नीट्यूड है तो किसकी मर्जी नीचे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्केलर जहां मर्जी ले लो, चाहे इसके नीचे ले लो चाहे इसके नीचे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर वेक्टर के डिवीजन में नहीं ऐसा होता, वेक्टर के डिवीजन नहीं है। तो आप ऐसा कर सकते हो, तो आप इसे डिवाइड करके वी वेक्टर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। स्केलर है तो कोई दिक्कत नहीं, डिवीजन अलाउड है। नंबर है ना, कोई भी टर्म ऊपर वेक्टर चल रही है उसको 2 से डिवाइड किया, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो, ठीक। तो क्योंकि वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पर बॉडी की क्या हो सकती है, चेंज, तो पावर भी किसी भी इंस्टेंट पर क्या हो जाएगी, चेंज।
और क्योंकि वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाती है, तो पावर का भी नाम क्या होगा? इंस्टेंटेनियस पावर। तो जो पावर है उसका फॉर्मूला बन गया इंस्टेंटेनियस का एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। तो अगर कोई न्यूमेरिकल आता है, ये फॉर्मूला याद रखना है आपने, और ये आने वाले चैप्टर्स में कैसे बना ये फिर से हम करेंगे। वर्क, एनर्जी एंड पावर करके एक चैप्टर है, उसके अंदर हम करेंगे। पर अभी के लिए अगर एफ वेक्टर क्वेश्चन में गिवन है, वी वेक्टर क्वेश्चन में गिवन है और इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी है, तो रूल ये है क्योंकि ये दोनों वेक्टर है और पावर क्योंकि स्केलर है, तो कौन सा प्रोडक्ट लगेगा? डॉट। तो याद रखना है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपको पावर देगा। तो इसलिए आपको एफ वेक्टर पता है, आपको वी वेक्टर पता है, आप डॉट प्रोडक्ट लें तो आई वाली टर्म आई के साथ, जे वाली टर्म जे के साथ और के वाली टर्म के, इसको जे कर लेना प्लीज, आई थिंक ये जे है, मैंने 2 बार के लिख दिया, जे है, ये भी जे है और ये भी जे है, करेक्शन कर लेना, ये जे है और ये भी जे है, राइट। तो आप आई वाली टर्म आई के साथ, जे वाली जे के साथ, के वाली के के साथ, तो आंसर आएगा 55 वॉट्स। पॉइंट समझ में आ रहा है कि डॉट प्रोडक्ट कैसे काम आएगा? हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? तो फॉर्मूला याद रहेगा। लास्ट जहाँ ये डॉट प्रोडक्ट यूज होता है, एक टर्म है जिसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, शायद कई लोगों ने अपने 9th-10th में सुना हो, कोई अगर जिन्होंने सुना है वो बता सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा है, कुछ ऐसा ही कुछ। चलो ठीक, फ्लक्स को मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि फ्लक्स +2 का टॉपिक है और कम से कम नहीं तो 1 महीना लगता है इसको करने में, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फ्लक्स को, तो बहुत बड़ी चीज़ है ये। पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल जरूर बताना चाहता हूँ जिससे कि आपको फ्लक्स का एक आइडिया हो जाएगा फ्लक्स है क्या। बेसिकली जैसे सपोज करो आपके पास एक अम्ब्रेला है और बारिश पड़ रही है, रेन पड़ रही है, ठीक, ये रेन है। तो रेन की लाइंस देख रहे हो, बारिश की लाइनें ऐसे आ रही हैं, इसमें से क्रॉस करती हुई जा रही हैं, राइट। तो ये रेन का फ्लक्स है, कितनी लाइंस इसमें से क्रॉस करती हैं, हम बोलते हैं कि ये रेन का फ्लक्स है। जितनी लाइंस इसमें से क्रॉस करेंगी, मान लो और लाइंस क्रॉस कर रही हैं तो ज्यादा बारिश पड़ रही है ऑब्वियसली, और लाइंस क्रॉस कर रही है तो और ज्यादा बारिश पड़ रही है, इसका मतलब इसमें, तो हम बोलते हैं फ्लक्स बढ़ता जा रहा है। हम ये नहीं बोलते रेन की डेंसिटी बढ़ती जा रही है कि रेन की लाइंस टाइट हो गई, हम बोलते हैं नंबर ऑफ लाइंस, अगर हम इमेजिन करें कि नंबर ऑफ लाइंस बढ़ गई, हम बोलते हैं रेन का फ्लक्स बढ़ गया। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड एक चैप्टर आएगा, उसके अंदर क्या होता है कि जैसे ये प्लस प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है और ये एक नेगेटिव प्लेट है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। अगर आप किसी चार्ज को रखोगे तो इट विल बी अट्रैक्टेड और रिपेल्ड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ये सबको मालूम है। और हम लोग क्या करते हैं, रियलिटी में नहीं होता, ये इमेजिनरी होता है। अगर इस कॉपी पे मेरे को दिखाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर लाइंस ड्रॉ कर दूंगा ऐसे, ये शो करता है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। पर रियलिटी में अगर ये दीवार पॉजिटिव है, ये दीवार नेगेटिव है, तो रूम के अंदर लाइन नजर नहीं आएंगी आपको, पर फील्ड जरूर प्रेजेंट होगा यहाँ पे। पर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लाइंस को ड्रॉ करते हैं। और ये भी बता दूं कि जितनी ज्यादा लाइंस इसमें टाइट होती हैं, और क्लोज और क्लोज और क्लोज, इसका मतलब है यहाँ पर ये फ्लक्स है, नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग का मतलब फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत ज्यादा है। तो एक्चुअल में हाँ, फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो एक्चुअल में ये बोला जाता है कि जितनी नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा है, उन नंबर ऑफ लाइंस को ही फ्लक्स बोला जाता है, कि कितनी लाइंस क्रॉस कर रही हैं किसी एरिया में से, उसको फ्लक्स बोलते हैं। हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा है। तो आप समझ पाओगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा का मतलब लाइन ज्यादा है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। उसी तरीके से मान लो मैग्नेट है नॉर्थ एंड साउथ,
तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को भी लाइन से ही शो किया जाता है। ये लाइंस हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जितनी ज्यादा लाइंस ड्रॉ करूंगा मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा है, जितनी कम ड्रॉ करूंगा मैग्नेटिक फ्लक्स वीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ही वीक है यहाँ पे। ठीक, कोई डिस्कशन नहीं इसके ऊपर कि कैसे इंक्रीज डिक्रीज करना है। इसके ऊपर तो सेकंड स्टेज पे तो क्वेश्चन पूछना ही नहीं ना। मैं तो बोल रहा हूँ 1 महीना लगेगा, +2 में सिखाऊंगा कि ये फ्लक्स होता क्या है। मैंने डिटेल में जाना ना, मैंने खोलना है ना, मैंने कोई आंसर देना है कि फ्लक्स कैसे आया। मैं सिर्फ एक लाइन में 1 महीने का काम बता रहा हूँ कि यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ लाइन्स जो क्रॉस करती हैं किसी एरिया में से, जितनी ज्यादा करती हैं वो क्यों करती हैं उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं। ऑब्वियसली यार मैग्नेट स्ट्रांग होंगे, ऑब्वियसली यहाँ पर ज्यादा चार्ज होगा तभी लाइन ज्यादा होंगी, तभी फील्ड ज्यादा होगा। तो जिसने प्रोड्यूस किया, जिस मशीन ने प्रोड्यूस किया, वो फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है, यानी कि वहां पर लाइन ज्यादा होंगी। सिंपल। वो क्यों हो रही है वो उसके ऊपर डिस्कशन नहीं है। लाइन ज्यादा है तो फ्लक्स ज्यादा है, बात खत्म। तो मैग्नेटिक फील्ड में हमें यह सिखाया जाता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो फील्ड है उसमें जो फ्लक्स है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय फाई। और क्योंकि ये लाइंस इमेजिनरी हैं, ये कोई दिखती थोड़ी ना है, तो हमने ड्रॉ की, तो इनको काउंट करने का तरीका है कि कितनी लाइंस इसमें से क्रॉस करती हैं किसी एरिया में से। अब ये अजीब लगेगा कि जो एक तो कह रहा हूं इमेजिनरी है, हमने ड्रॉ करना है, ऊपर से काउंट भी करना है, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है जो +2 के अंदर समझ में आएगी। तो हम ये स्टडी करेंगे, या बनाने वाले ने फॉर्मूला बनाया कि अगर आप नंबर ऑफ लाइंस काउंट करना चाहते हो कि कितनी क्रॉस कर रही है किसी गिवन एरिया में से, उसको कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका है कि आप मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करें एक एरिया में कितना है, और मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय बी। और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हम +2 के अंदर ही करेंगे। बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वो कितने एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस कर रहा है, ए इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, बट फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये पढ़ाया जाएगा। नंबर ऑफ लाइंस है ना, तो नंबर है, ये स्केलर है। तो ये बताया जाता है उसमें +2 में कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी वेक्टर एंड ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, बिकॉज फ्लक्स इज अ स्केलर। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको फ्लक्स तो समझ में आएगा नहीं +1 के अंदर। तो फॉर्मूला याद कर सकते हो, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर आ जाए, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर एंड ए वेक्टर, दैट्स इट। और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कल को एक न्यूमेरिकल आता है जिसमें वी वेक्टर गिवन है, कोई न्यूमेरिकल आता है जिसमें ए वेक्टर गिवन है, और वो पूछ ले कि फ्लक्स निकालो, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि फ्लक्स का फॉर्मूला इज बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये कहां से आया वो नहीं कोई पूछेगा, ना मुझे चाहिए। तो बी वेक्टर की जगह बी वेक्टर, डॉट ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर, आई वाली टर्म आई के साथ, जे वाली जे के साथ, के वाली के साथ। सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा -6। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे फ्लक्स की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। वैसे ये आएगी नहीं +1 में, मेरे हिसाब से आनी नहीं चाहिए, पर मैंने डाल दी। कल को अगर एक्सेप्शनल क्वेश्चन आता है तो पता हो कि क्या करना है, जरूरत नहीं है वैसे इसकी। ठीक। और जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट। इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखने वाला है। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर